हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 6 से 7 लेक्चर लगे हैं, बट बायोमॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट लिया गया है उसमें। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसका भी बहुत बेहतरीन नोट्स बनाकर तैयार किया है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इलेबोरेट करके समझाया गया है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है एक्चुअल में। फिर उसके बाद हम सेल का डिस्कवरी पोर्शन देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी किस किस ने करी, डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी एंड लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है, कौन सी लॉन्गेस्ट सेल है एंड कौन सी लार्जेस्ट सेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमने ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। एक तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको भी देखेंगे। ओके, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये भी पढ़ेंगे हम, प्रोकैरियोट में क्या आता है, मीजोकैरियोट में क्या आता है, यूकैरियोट में क्या आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी किस किस ने प्रपोज की और सेल थ्योरी में है क्या एक्चुअल में। ओके, आगे चलिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पाया जाता है। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। देखिए कितने बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है हमारे नोट्स में कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख दिए, फिर बच्चों का पढ़ने का भी मन नहीं करता है। अब ये पूरा फ्लो चार्ट से नोट्स है और जगह जगह मैंने पिक्चर्स का भी यूज़ किया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। तो इसलिए आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। पूरी एनसीईआरटी बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगी मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसमें सेल होना ही होना चाहिए। अगर सेल है तभी वो लिविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ए सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जैसे कि हमें कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए किससे घर बनते हैं? ईंटों से मिलकर बनते हैं। ईंट उसकी बेसिक यूनिट है ना। घर की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है। ईंटों से ईंटें जुड़ कर लाखों ईंटें मिलाकर वो एक घर तैयार हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कई सारी सेल, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, जो भी लिविंग है, मतलब उसके अंदर उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल ने बनाया है, सेल ने जुड़कर बनाया है। ठीक है, और जैसे हमारा क्या फंक्शन होता है, हमारे पास जो भी फंक्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, वो भी हमारे बॉडी में सेल ही परफॉर्म करते हैं। इसलिए दे रखा है ना, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, देखिए ये दे रखा है, जैसे हम ईंटों से जुड़कर घर बनता है वैसे ही कई सारी सेल्स से जुड़कर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ में आई ये स्लाइड? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप सेल की डिस्कवरी पोर्शन देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी जो हुई थी वो डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी। ओके, सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी और डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक साहब ने। ये हैं रॉबर्ट हुक साहब, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी 1665 में। ये याद रखना है कि 1665
1905 में डिस्कवरी करी इन्होंने। और इन्होंने कौन सी सेल की डिस्कवरी करी? कॉर्क सेल की डिस्कवरी करी। कॉर्क सेल जैसे हम उस पे देखते हैं पेड़ पर, तो ये कॉर्क जमा होता है ना, ये डेड होता है, सुबेराइज्ड होता है, इसी से ही सेल की डिस्कवरी करी। कौन से पेड़ की कॉर्क सेल की डिस्कवरी करी इन्होंने? ओक ट्री। ओक ट्री को हम क्वेर्कस सुबर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल की डिस्कवरी करी वो डेड सेल है, और डेड सेल में भी कॉर्क सेल। कौन सी ट्री की? ओक ट्री। ओक ट्री को क्वेर्कस सुबर भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे कॉमन बोटल कॉर्क भी कहते हैं। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रॉबर्ट हुक साहब की एक बुक है, कौन सी? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक साहब की बुक क्या है? माइक्रोग्राफिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम आपने डेड सेल की तो बता दी कि डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने करी, बट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये एक किराने की दुकान थी इनकी, इनके पास माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप से क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे। एक दिन बारिश पड़ रही थी और इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप से क्या किया, उसमें मिट्टी में देखा तो कुछ इन्हें रेंगता हुआ दिखाई दिया। वहीं से ही इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने बताया कि वो जो रेंगता हुआ एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया। तो इन्होंने, ये हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब, और इन्होंने कौन सी सेल की डिस्कवरी करी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। कौन से लिविंग सेल की डिस्कवरी करी? तो बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस बैक्टीरिया रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। ओके, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब की बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक साहब की बुक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब एनसीईआरटी में यहीं पर ही एक पॉइंट दे रखा है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी। याद रखिएगा, सेल की डिस्कवरी पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि अगर सिर्फ सेल आया कि बताइए सेल की डिस्कवरी किसने करी, तब भी आप रॉबर्ट हुक लगाएंगे, और अगर डेड सेल आया तब भी रॉबर्ट हुक लगाएंगे, क्योंकि लिविंग सेल से पहले डेड सेल की हुई थी ना डिस्कवरी, इसलिए अगर केवल सेल भी आएगा तब भी आप क्या लगाएंगे? रॉबर्ट हुक लगाएंगे। आगे देखिए, ये स्लाइड कंप्लीट आपको समझ में आ गई है ना? समझ में आई है तो कमेंट में लिखा करिए कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाया है, समझ में आ गया है सब कुछ। इससे मुझे फीडबैक मिलता है, आप फीडबैक देंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए नोट प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। तो कम से कम कमेंट में बताया करिए कैसा पढ़ाया है, कैसे नोट्स हैं, बताया करिए। आगे देखिए, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है? आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी बैक्टीरिया की ही तरह होते हैं। देखिए, ये है माइकोप्लाज्मा। अब एक बात याद रखनी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा होता बैक्टीरिया की तरह ही है, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है इसके पास, तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल तो पाई नहीं जा रही है। सेल वॉल क्या करती है? बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है सेल वॉल। तो यहाँ पे इसकी कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं,
जब सेल वॉल नहीं है तो इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इसे किप्लियोमॉर्फिक कहते हैं और ये अपनी शेप को चेंज करते रहता है माइक्रोप्लाज्मा, इसीलिए इसे जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ओके, आगे देखिए, माइकोप्लाज्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर होती है। ये भी आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, ट्राई लेयर है। हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, बाई लेयर है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इन सब में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बाई लेयर होती है। बट माइकोप्लाज्मा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, ट्राई लेयर है, 3 लेयर की बनी है। आगे देखिए, अब है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल मतलब इसे हम लेंथ में देखेंगे कि ये सबसे बड़ी लेंथ में कौन सी सेल है, ठीक है। लेंथ में देखना है हमें कि लेंथ में सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो अगर लॉन्गेस्ट सेल एनिमल सेल पूछा जाए कि एनिमल में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल तो नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल को हम फाइबर भी कहते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर्स के रूप में रहती हैं लॉन्गेस्ट सेल। और क्या होते हैं एनिमल सेल में, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल या नर्व फाइबर। कितने सेंटीमीटर की है, 90 सेंटीमीटर। ओके, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का है तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल तो रेमाई फाइबर 55 सेंटीमीटर की होती है ये। और कौन सी प्लांट से प्राप्त होती है रेमाई फाइबर, बोहमेरिया प्लांट। बोहमेरिया प्लांट कौन सी फैमिली का है, यूट्रिकेसी फैमिली। ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में कौन सी है, नर्व सेल, प्लांट में कौन सी है, रेमाई फाइबर। बट अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो दोनों में से कौन ज़्यादा लंबी है, नर्व सेल ज़्यादा लंबी है ना, 90 सेंटीमीटर की है। तो ओवरऑल अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाएगी तो नर्व सेल ही लगाना है। चलिए आगे देखिए, लार्जेस्ट सेल कि सबसे बड़ी सेल, उसे जो लॉन्गेस्ट सेल थी वो केवल हम लेंथ में देख रहे थे, बट लार्जेस्ट सेल को हम लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही देखते हैं, डायामीटर देखते हैं कि डायामीटर में क्या है सेल, ठीक है। तो लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच एग ये है, दिस इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता, ऐसा बर्ड है ऑस्ट्रिच। और जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, रेटिटी ऑर्डर में आते हैं। जब मैं कॉर्डेटा पढ़ाऊंगी, कॉर्डेटा में बर्ड्स पढ़ाऊंगी, तब उसमें बताऊंगी मैं सारे ही ऑर्डर, कौन कौन से जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एनिमल सेल। अगर हम कहें लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट एनिमल सेल तो हमें पता चल गया ऑस्ट्रिच एग है, बट लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या है, तो एसिटाबुलेरिया। क्या है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया को अम्बल प्लांट भी कहते हैं। ये एक ग्रीन एल्गा है और यूनिसेलुलर, एक ही सेल की बनी हुई है। ये देखिए, ग्रीन एल्गा है, एक ही सेल की बनी हुई है। और ग्रीन एल्गा तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना, बट ये एसिटाबुलेरिया ऐसी एल्गा है जो मरीन वाटर में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांस हैं कि लार्जेस्ट प्लांट सेल क्या है, एसिटाबुलेरिया। क्या कहते हैं एसिटाबुलेरिया को, अम्बल प्लांट कहते हैं। ये क्या है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है और मरीन वाटर में पाई जाती है। जबकि सारे जो मोस्टली ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बट ये मरीन वाटर में पाई जाती है ग्रीन एल्गा, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। आगे बढ़िए, देखिए अब हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है, कौन कौन सी लार्जेस्ट सेल है, कौन कौन सी लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी है, स्पर्म सेल। जो मेल के अंदर स्पर्म होते हैं ना, मेल से स्पर्म निकलते हैं, तो मेल का जो स्पर्म सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल है बॉडी का। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओवम, फीमेल में।
फीमेल का एग या ओवम जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है किसकी, ह्यूमन बॉडी की। दिस इज ओवम या एग। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, कई बार बनाएंगे ये नर्व सेल। देखिए नर्व फाइबर या नर्व सेल, ठीक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बने हों, एक ही सेल में उनकी पूरी बॉडी हो, उन जो वो पूरा एनिमल हो या पूरा प्लांट हो, वो केवल एक ही सेल हो, ठीक है। एक ही सेल में वो सारे ही फंक्शन कर रहे हों, अपना खाना पीना, स्टोर करना, एक्सक्रीशन करना, सब कुछ एक ही सेल से हो रहा है उनका, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल, एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई बॉडी होगी तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें एक आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. व्हीटेकर ने दिया था। R.H. व्हीटेकर ने दिया था। उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम आते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 क्लासेस हैं, 5 किंगडम है सॉरी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 किंगडम में बटे हुए हैं, एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा में कौन आता है, मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स। मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में भी कौन आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर हो, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, तब भी ये वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। और हाई सैलिनिटी हो, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया हो, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो मोनेरा किंगडम में कौन आएगा, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है हमारा बैक्टीरिया। आगे देखिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म आते हैं इस किंगडम में, प्रोटिस्टा में। और ये कैसा है, यूकैरियोट्स है। मोनेरा में कौन आ रहे थे, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में कौन आ रहे हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के लिए एक लाइन लिखी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा कौन होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने होंगे वो सारे प्रोटिस्टा में आएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए जो भी हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो फर्स्ट किंगडम कौन सा पढ़ते हैं हम, फर्स्ट फाइलम कौन सा पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो भी होते हैं वो यूनिसेल के, एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें जैसे पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ और अमीबा हुआ, ये सब एक ही सेल के बने हुए एनिमल्स हैं। तो वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, और एक ही सेल के बने हुए हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, सारे प्रोटिस्टा में। समझ में आई बात, प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाएंगे सारे। आगे देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स से बने होंगे, जैसे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्री हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कई सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर इनका शरीर बना होता है। फंजाई भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से किंगडम आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में आएगा, मोनेरा, ठीक है। सारे में ही प्रोकैरियोट्स कौन है, केवल प्रोकैरियोट्स एक जगह है, मोनेरा किंगडम में, और केवल बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट हैं। देखिए
प्रोटिस्टा हो वो भी यूकेरियोट है, फंजाई भी यूकेरियोट है, प्लांटी भी यूकेरियोट है, एनिमेलिया भी यूकेरियोट है, सब यूकेरियोट हैं। बस केवल प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, किसका है? पैरामीशियम का। देखिए स्लीपर की तरह, चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है ना ये। इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो किसकी तरह होता है? चप्पल की तरह होता है। ये एनिमल है एक, बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटा एनिमल है, एक ही सेल का है, लेकिन इसकी बॉडी में सब कुछ, मतलब एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, फूड का पचाना वचाना सब एक ही सेल में हो रहा है सारा काम इनका। ये क्या है? युगलिना। ये भी प्रोटोजोआ फाइलम में आएगा। दोनों ही प्रोटोजोआ फाइलम के हैं। यह है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आगे देखिए, अब ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेल या ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। हम इसे टाइप्स ऑफ सेल भी कह सकते हैं या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। इसके बेसिस पर 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं: प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, कैरियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रिमिटिव होगा। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होगा ना वो ऐसे होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, डीएनए नैकेड है। डीएनए नैकेड का मतलब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। हमने यूकेरियोट्स में देखा है जो डीएनए होता है, डीएनए किससे लिपटा हुआ होता है? हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन, इससे बाउंड होता है डीएनए हमारा। बट यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में डीएनए नैकेड है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि डीएनए नैकेड है और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं? मोनेरा किंगडम में। अभी बताया मैंने आपको। अब बताइए प्रोकैरियोट्स में कौन आएंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ओके, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब देख लेते हैं मीजोकैरियोटिक। पहले देखते हैं हम यूकैरियोटिक, क्योंकि मीजोकैरियोटिक दोनों के बीच का है ना। पहले देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखिए न्यूक्लियर, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और कैसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है। ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं न्यूक्लियस को। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में, बट इसमें नहीं है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होगा न्यूक्लियस, बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, अब यूकैरियोट्स में डीएनए बाउंड विद हिस्टोन प्रोटीन, मतलब यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी और डीएनए उसी के साथ लिपटा हुआ होगा। यूकैरियोट्स में कौन कौन आता है? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। आगे देखिए, अब मीजोकैरियोटिक की बात करते हैं। मीजोकैरियोटिक मतलब कुछ फीचर इसके होंगे, कुछ फीचर यूकैरियोट के होंगे, कुछ फीचर प्रोकैरियोट के होंगे, तभी तो ये बीच का है मीजोकैरियोटिक। देखिए इसमें क्या फीचर हैं। मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होगी मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी, बट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये इसका फीचर है, यूकैरियोट का फीचर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट है ना, डीएनए नैकेड है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो ये किसका फीचर है? ये प्रोकैरियोट का फीचर है।
मीजोकैरियोट में कौन आते हैं? डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये मरीन वाटर में मोस्टली डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ही होंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये देखिए, मैं इसका पिक्चर भी दिखाती हूँ आपको, इमेज। यहाँ पे देखिए, डाइटम्स ये होते हैं जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और ये हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला है ना, एक ये फ्लैजिला, एक ये फ्लैजिला, डाइनोफ्लैजिलेट्स। पिक्चर्स का भी यूज़ किया है ताकि आपको इंटरेस्ट आए, और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा हुआ जो रहता है वो माइंड में काफ़ी टाइम तक बना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ किया गया है ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ये स्लाइड क्लियर है? ये स्लाइड सबको क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? स्लीडन एंड स्वान ने। कब? 1839 में, इंडिपेंडेंटली। स्लीडन ने कब करी? 1838 में। स्वान ने कब करी? 1839 में। इन दोनों ने अलग अलग वर्क किया। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन को जर्मन बॉटनिस्ट भी कहते हैं, मतलब जर्मनी के थे ये भी। और स्वान को, मतलब पुरानी एनसीईआरटी में तो इनका वो लिखा हुआ था, जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा था। बट न्यू एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी में दोनों को जर्मन का बना दिया गया है, दोनों के आगे ही जर्मन लिख दिया गया है। तो स्लीडन कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट। स्वान कौन है? जर्मन जूलॉजिस्ट। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? जूलॉजी में क्या आता है? जूलॉजी में मतलब एनिमल्स में क्या आता है? जैसे आपने शुरुआत में, बचपन में, स्वान मीन्स मेरे ख्याल से कुत्ता होता है ना, तो कुत्ता एनिमल है, स्वान। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि स्वान जो हैं वो कहाँ से आएंगे? जूलॉजिस्ट हैं, यहाँ से याद रखना है आपको। आगे देखिए, स्लीडन ने किस पे वर्क किया? स्लीडन ने ओनली प्लांट सेल पर वर्क किया, बट स्वान ने प्लांट सेल पे भी वर्क किया एंड एनिमल सेल पे भी वर्क किया। ठीक है, स्लीडन साहब ने केवल प्लांट सेल पर वर्क किया, क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं तो प्लांट पे तो वर्क करेंगे ही, बट स्वान ने प्लांट सेल पे भी वर्क किया, एनिमल सेल पे भी वर्क किया। देखिए, स्लीडन ने क्या बताया? स्लीडन ने प्लांट सेल को देखा और ये बताया कि बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ प्लांट टिश्यूज़। जो प्लांट की बॉडी है वो किससे बनी हुई है? प्लांट टिश्यूज़ से बनी हुई है। अब हमें पता है कि टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं? कई सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं टिश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीडन साहब ने क्या बताया कि प्लांट बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? प्लांट टिश्यूज़ से। और स्वान ने क्या बताया? स्वान ने बताया कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। बट एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, ध्यान रखना है आपको कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, और प्लांट्स में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाएगा, फंजाई में सेल वॉल पाया जाएगा, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ओके, आगे देखिए, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी में ये बताया गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? तो सेल से बनी हुई है या तो सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। ओके, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमें पता ही है, ये चीज़ तो भूलनी ही नहीं है कि लाइफ, अगर तुम्हें जिंदा घोषित करना है अपने आप को कि तुम जिंदा हो, तो तुम्हारे अंदर सेल होनी चाहिए, तभी तुम जिंदा कहलाओगे। समझ में आई? आगे देखिए, ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्रिटिसिज्म, मतलब सेल थ्योरी में क्या क्या कमियां रह गई। तो एक कमी रह गई सेल थ्योरी में कि हाउ न्यू सेल्स अराइज। ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि न्यू सेल कहाँ से बनी।
इन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है सेल से मिलके बनी है, बट सेल थ्योरी ने ये नहीं बताया कि न्यू सेल कहाँ से बनी, कैसे बनी। और एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्या है, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब एक्सेप्शन है क्योंकि ये ए सेलुलर हैं, ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर हैं। पूछा जाएगा अगर सेल थ्योरी का एक्सेप्शन तो वायरसेस भी आ सकते हैं, वायरॉइड्स भी आ सकते हैं, प्रियॉन्स भी आ सकते हैं, ये भी एक तरह के वायरसेस ही हैं। आगे देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी। अब सब चीज़ का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है ना, आलोचना कहते हैं क्रिटिसिज्म को, क्रिटिसिज्म आलोचना कहते हैं ना। हाँ, तो जैसे लैमार्क का क्रिटिसिज्म था तो क्या हुआ, न्यू लैमार्किज्म आया, उसे किसी और ने मॉडिफाई किया। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सेल थ्योरी की आलोचना को दूर करने के लिए आए रुडोल्फ वर्काउ साहब। कौन आए, रुडोल्फ वर्काउ। रुडोल्फ वर्काउ 1855 में इन्होंने दी मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें क्रिटिसिज्म सेल थ्योरी का क्या था, हाउ न्यू सेल अराइज, न्यू सेल कैसे बनती हैं, न्यू सेल किससे बनी। तो इन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नई सेल बनती हैं वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनती हैं। ठीक है, पहले से प्रेजेंट सेल से ही नई सेल बनती है। इन्होंने एक फ्रेज भी दिया इस पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पूछा जाता है ये। रुडोल्फ वर्काउ का फ्रेज क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और हम इसे जो रुडोल्फ वर्काउ की मॉडर्न सेल थ्योरी है, इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, फाइनल स्टेप ऑफ सेल थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये आपको सारे ही नाम याद रखने हैं। रुडोल्फ वर्काउ की भी बुक का नाम है सेल्यूलर पैथोलॉजी। जैसे मैंने रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या बताया, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, रुडोल्फ वर्काउ की बुक का नाम क्या है, सेल्यूलर पैथोलॉजी। आगे देखिए, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अभी हमने पढ़ा क्या है, बैक्टीरिया आएंगे इसमें, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगे। और क्या पढ़ा हमने, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस बस ऐसे बना होगा, मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। मैंने ये क्यों बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, वो वाला सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। केवल एक सेल ऑर्गेनेल ये ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और राइबोसोम कैसा होता है, ए मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम पे। अब ये जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम कैसा होता है, 70S टाइप का होता है, याद रखना है आपको। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है, और ये mRNA से बाइंड करती हैं। जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि कैसे राइबोसोम mRNA पे बाइंड करते हैं। ये लार्जर सब यूनिट है, इसे क्या कहते हैं, 50S, स्मॉलर सब यूनिट को 30S। ठीक है, आगे देखिए, और क्या देखा हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, याद रखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम। और क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए नेकेड है, डीएनए नेकेड है मतलब हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, डीएनए बस ऐसे ही होगा, हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं होगा। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है, और डीएनए पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। क्यों, ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इस पे फॉस्फेट ग्रुप होता है।
फॉस्फेट ग्रुप हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज होता है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगे। यू बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सभी जगह पाए जाते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे भी पाए जाएंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है वहाँ पे पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है वहाँ पे पाए जाएंगे। तो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया आपको पता ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्राई लेयर होती है। सेल वॉल अब्सेंट है इसमें, सेल वॉल अब्सेंट है इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, सेल वॉल अब्सेंट है। सेल वॉल क्या करता है, बॉडी के शेप को डिटरमाइन करता है ना। अब सेल वॉल नहीं है तो शेप भी इसकी ये अपनी शेप को बदलता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं। बस आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इसी से ही तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ये जो बॉक्स बनाए हैं ना मैंने, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको ऐसा देखा कि बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ने पड़ रहे हैं, कहीं भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सब फ्लो चार्ट में पढ़ाया जाएगा आपको। पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगी मैं, पूरी बायोलॉजी कवर कराऊंगी इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और आराम से अपना ध्यान रखिए, ठीक। ओके, बाय बाय।